सुनिए, रात का वक्त है, आसमान शांत है, हवा हल्की सी चल रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे यूनिवर्स अपनी कहानी फूंक रहा हो। आप कल्पना कीजिए, हम एक हिल टॉप की चोटी पर लेटे हुए आसमान देख रहे हैं। दूर कहीं शहर की रोशनी सिर्फ एक हल्की सी लकीर बनकर रह गई है और ऊपर सितारों के बीच एक गहरा शांत अंधेरा। आपके साथ बैठकर आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो इंसान ने हजारों साल से पूछी है। ये सब कहां से आया? हम कहां से आए? यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ? रात की ये खामोशी, ये सांस लेती हवा, ये चमकती हुई दूर दूर तक के सितारे, सब एक ही बात कहते हैं, शुरुआत में क्या था? और इस सवाल के पीछे की कहानी जैसे जैसे आप सुनेंगे, शायद आपको लगे कि आसमान का रंग थोड़ा और गहरा हो गया है, जैसे यूनिवर्स खुद सुन रहा हो। वैसे अगर आपको ऐसी ही रात की कहानियां पसंद आती हैं, तो इस सफर के बीच कहीं एक छोटा सा लाइक कर देना। मुझे पता चल जाएगा कि आप अभी भी मेरे साथ इस कहानी में खो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप सोचिए, पहले इंसान ने जब पहली बार रात का आसमान देखा होगा, वो भी आपकी तरह हैरानी हुआ होगा। उन्होंने देखा होगा हजारों चमकते हुए पॉइंट्स, जैसे आसमान पे किसी ने छोटे छोटे दिए जला दिए हों। उस वक्त कोई साइंस नहीं थी, कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई थ्योरी नहीं थी, बस एक सवाल था, ये सब कहां से आया? वही सवाल जो हम आज भी पूछते हैं, और इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए ही बिग बैंग थ्योरी का जन्म हुआ। पर बिग बैंग एक ब्लास्ट नहीं था, एक धमाका नहीं था, एक आवाज नहीं थी। ये एक एक्सपेंशन था, एक खामोश लेकिन सब कुछ बदलने वाला मोमेंट। एक मोमेंट जिसमें न स्पेस था, न टाइम, न मैटर, न लाइट, सिर्फ एक इन्फिनिटी सिमिल पॉइंट, जिसे आप चाहो तो नथिंगनेस कह सकते हैं या एवरीथिंग कंप्रेस्ड इनटू नथिंग। दोनों एक ही बात है। आप कहेंगे, कैसे हो सकता है नथिंगनेस से एवरीथिंग? ये एक फेयर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको तभी समझ आएगा जब आप मेरे साथ आज की रात उसी मोमेंट तक चलेंगे जहां से यूनिवर्स की सांस शुरू हुई। आज की कहानी रात की तरह धीमी है। हर चैप्टर एक नई लेयर खोलता है, हर कॉन्सेप्ट एक नई रोशनी देता है, और मैं वादा करता हूं, आज की रात खत्म होने तक आप बिग बैंग को एक ब्लास्ट नहीं, एक कहानी की शुरुआत समझने लगेंगे। चलिए थोड़ा और करीब जाते हैं। बिग बैंग से पहले, जिसे हम पहले बोल रहे हैं, वहां टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपने सही सुना, टाइम। वो टाइम जिसमें हम सोचते हैं चलेंगे, रुकेंगे, जिंदगी बिताएंगे, वो टाइम ही नहीं था। आइंस्टीन के हिसाब से टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। और जब स्पेस टाइम ही नहीं था, तो पहले का क्या मतलब है? आप किसी कहानी का पहला पेज तभी बोल सकते हैं जब किताब हो, पर यहां किताब ही नहीं थी। किसी ने पहला पेज लिखा ही नहीं था, सिर्फ एक पॉइंट था, सिंगुलैरिटी। साइंटिफिक भाषा में इन्फिनिट डेंसिटी, जीरो वॉल्यूम, नो टाइम, नो स्पेस। मतलब यूनिवर्स का पूरा मास एनर्जी एक छोटे से पॉइंट में था, इतना छोटा कि आप उसे पॉइंट भी नहीं कह सकते। फिलोसॉफिकल भाषा में एक खाली सन्नाटा, जिसमें इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज छुपी हैं। बेड टाइम स्टोरी भाषा में एक ऐसी रात जिसमें एक भी सितारा नहीं चमकता, बस गहरा गहरा अंधेरा, और इस अंधेरे के बीच एक बीज जैसा पॉइंट।
अगर आप इस कहानी के इस हिस्से को एंजॉय कर रहे हैं तो एक कमेंट में बस अपना थॉट शेयर करें। आप थोड़ा सा और करीब आइए। हम अब उस पल को छूने वाले हैं जो इतना छोटा, इतना तेज, इतना इंटेंस था कि हमारी पूरी फिजिक्स वहां फेल हो जाती है। आप सोचिए, हम दोनों अब भी उस पहाड़ी पर लेटे हुए हैं। रात का आसमान अभी भी शांत है, लेकिन कहानी बहुत तेज होने वाली है। बिग बैंग के बाद का सबसे पहला पल 10 की घात ऋण 44 सेकेंड। ये है प्लैंक ईरा। आप कह सकते हैं ये वो पल था जहां यूनिवर्स ने आपको समझाना शुरू भी नहीं किया था। साइंटिफिक भाषा में टेम्परेचर इक्वल टू 10 की घात 32 केल्विन, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू माप से परे, क्वांटम ग्रेविटी हावी है, स्पेस टाइम इक्वल टू एक झागदार बुदबुदाता अस्थिर सूप। सबसे आसान भाषा में आप किसी भी चीज को डिफाइन ही नहीं कर सकते। एक्सपर्ट भाषा में जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों एक साथ काम नहीं कर पाते, इक्वेशंस टूट जाते हैं। इस मोमेंट को समझना ऐसा ही है जैसे किसी बल्ब के फिलामेंट्स को तब देखना जब वो अभी चमकना शुरू भी नहीं हुआ। आप देख नहीं सकते, आप मेजर नहीं कर सकते, आप बस इमेजिन कर सकते हैं। और कहानी के हिसाब से प्लैंक ईरा एक स्वस्थ सांस लेने से पहले का वो पल है जहां से जिंदगी शुरू होती है। आप चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बना लें, प्लैंक ईरा एक पर्दे की तरह हमारे सामने लटका रहेगा। उसके पीछे क्या हुआ कोई नहीं जानता। हम बस इतना जानते हैं कि उस पल के तुरंत बाद यूनिवर्स ने एक ऐसा काम किया जो आज तक किसी को पूरी तरह समझ नहीं आया, और अब हम उसी पल को एक्सप्लोर करते हैं। आप अपनी आंखों को थोड़ा बंद कीजिए। सोचिए कि हमारे ऊपर के आसमान अचानक से स्ट्रेच होने लगता है, हर तरफ एक साथ बिना रुके, जैसे किसी ने स्पेस को रबर की तरह खींच दिया हो। यही हुआ था प्लैंक एरा के तुरंत बाद, इन्फ्लेशन। आप सोचिए, एक सेकेंड के बिलियंथ फ्रैक्शन में यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हुआ कि अगर यूनिवर्स एक काम के साइज का था तो एक पल के बाद वो एक पूरा स्टेडियम बन गया। और सबसे क्रेजी बात, ये एक्सपेंशन लाइट से फास्ट हुआ। आप तुरंत पूछेंगे, पर लाइट से फास्ट कोई कैसे जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब थोड़ा फिलोसॉफिकल है, थोड़ा साइंटिफिक और थोड़ी बेड टाइम स्टोरी जैसा। चीजें नहीं भागें, स्पेस खुद भागा। रिलेटिविटी ये कहती है मैटर लाइट से फास्ट नहीं चल सकता, पर स्पेस के पास कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। आप किसी करंट को रोक नहीं सकते, पर नदी के किनारे की मिट्टी को रोक सकते हैं। स्पेस मिट्टी की तरह खुद फ्लो हो सकता है, इसलिए इन्फ्लेशन पॉसिबल थी। इन्फ्लेशन को 3 लेयर में समझिए। लेयर 1, सिंपल भाषा में यूनिवर्स एकदम से गुब्बारे की तरह फूल गया, इतना तेज कि कोई चीज समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। लेयर 2, साइंटिफिक भाषा में इन्फ्लेशन को ड्राइव किया एक अनजान फील्ड ने, इन्फ्लेशन फील्ड। इस फील्ड की एनर्जी ने यूनिवर्स को एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड किया। लेयर 3, एक्सपर्ट भाषा में इन्फ्लेशन पोटेंशियल के शेप ने एक्सपेंशन रेट तय किया, क्वांटम फ्लक्चुएशन को स्ट्रेच किया, और उन्हीं फ्लक्चुएशन ने गैलेक्सी, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर बनाए। मतलब आपकी पूरी गैलेक्सी एक क्वांटम फ्लक्चुएशन थी। ये आप सोचिए, हम सब रात के आसमान के नीचे बैठे हैं और हम जिसे मिल्की वे देख रहे हैं वो सूखे हुए एक क्वांटम सीड जैसा था। अगर उस पल में क्वांटम फ्लक्चुएशन थोड़ी सी भी अलग होती तो शायद आप और मैं आज इस कहानी में एक साथ ना होते। स्ट्रेंज? यस। ब्यूटिफुल? एब्सोल्युटली। वैसे अगर आप इस कहानी में अब तक खो गए हैं
तो मुझे कमेंट में बताइए। आज रात स्पेस सुंदर लग रहा है। मैं समझ जाऊंगा कि हम दोनों सही रास्ते पर हैं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बिना यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, यह भी समझना जरूरी है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन ने 3 इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व की। 1. फ्लैटनेस प्रॉब्लम। यूनिवर्स एकदम फ्लैट क्यों दिखाता है? क्योंकि कॉस्मिक इन्फ्लेशन ने कर्वेचर को स्ट्रेच कर दिया, जैसे बलून को इतना फूल दे कि कर्व फ्लैट लगने लगे। 2. हराइजन प्रॉब्लम। यूनिवर्स के दो तरफ की लाइट एक दूसरे को कभी मिली ही नहीं, फिर भी टेम्परेचर सेम कैसे? इन्फ्लेशन ने रीजन्स को एक सिंगल कनेक्टेड पैच से स्ट्रेच किया। 3. मोनोपोल प्रॉब्लम। प्रेडिक्टेड मैग्नेटिक मोनोपोल्स कहाँ गए? इन्फ्लेशन ने उन्हें डाइल्यूट कर दिया। यह सब थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इसको कहानी की तरह सुनते हैं, इट्स मैजिकल। कॉस्मोस इन्फ्लेशन खत्म हुई, स्पेस थोड़ा सा शांत हुआ, एनर्जी रिलीज हुई और यूनिवर्स एक हॉट डेंस सूप बन गया। क्वार्क्स, ग्लूऑन्स, फोटॉन्स, एक कॉस्मिक शोरबा जिसे आप सबसे बड़ा उबलता हुआ सूप कह सकते हैं। टेम्परेचर ट्रिलियंस ऑफ डिग्रीज, प्रेशर इन्फिनाइट से थोड़ा कम। यह वो मोमेंट था जहां मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स डांस कर रहे थे। साइंटिफिक व्यू, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। बेड टाइम स्टोरी वाला व्यू, एक नया कॉस्मोस कुकिंग हो रहा था। आप कहीं भी देखें, सिर्फ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, कोई एटम नहीं, कोई प्रोटॉन नहीं, कोई लाइट नहीं, बस एनर्जी का एक ओशियन। और धीरे धीरे जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही यूनिवर्स कूल होने लगा। जितना कूल होता गया, उतना ही स्ट्रक्चर बनने लगा। क्वार्क्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, अलग एटम्स अभी नहीं बने थे। ये सब बस इंग्रेडिएंट्स थे। आप समझ रहे हैं? कॉस्मोस की पहली रेसिपी स्क्रीन पर लोड हो रही थी। आप सोचिए, यूनिवर्स अभी न्यूबॉर्न बेबी जैसा था, गरम, बेचैन, पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई शेप नहीं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बाद एनर्जी रिलीज हुई, कॉस्मोस उबल गया। पर फिर धीरे धीरे, जैसे एक ताज़ा चाय ठंडी होती है, यूनिवर्स भी कूल होने लगा। पर कूलिंग का एक पॉइंट आता है जो इस कहानी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। आप ज़रा मेरे साथ इमेजिन कीजिए, हर जगह एक घना कोहरा है, अंधेरा, गरम हवा, आवाज़ भी नहीं, बस एक शांत चमकता हुआ कोहरा। ये कोहरा क्या था? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन आज़ादी से तैरते हुए, जिसे हम कहते हैं आयनाइज्ड प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में एक प्रॉब्लम थी, लाइट कहीं जा ही नहीं पाती थी। फोटॉन हर सेकंड किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते थे, जैसे आप कोई टॉर्च लाइट फॉग में ऑन करें और लाइट आगे बढ़े ही नहीं। ये यूनिवर्स का डार्क एज था। कोई स्टार नहीं, कोई प्लैनेट नहीं, कोई गैलेक्सी नहीं, सिर्फ डार्कनेस और एक साइलेंट हीट। आप सोच रहे होंगे, कब तक? ठीक 3,80,000 साल तक। कॉस्मोलॉजी में ये नंबर जैसे एक सेक्रेड नंबर बन गया है। और फिर जैसे एक रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही यूनिवर्स ने अपनी पहली सुबह देखी। टेम्परेचर इतना ठंडा हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आखिरकार मिल सकें, एटम बन गए, हाइड्रोजन, हीलियम। और ये एक छोटी बात नहीं थी। एटम का मतलब था फोटॉन आखिरकार फ्री हो गए, लाइट को पहली बार रास्ता मिला। इमेजिन कीजिए, जैसे फॉग एकदम से साफ हो जाए और आपको दूर तक सब कुछ दिखने लगे। साइंस में इस मोमेंट को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। और इसके बाद जो लाइट फ्री हुई, उसे हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB।
आप कभी बेबी का पहला फोटो देखते हैं तो आपको लगता है कि इस पिक्चर में बहुत मासूमियत है, बहुत प्योरिटी है। सीएमबी भी कुछ ऐसा ही है। ये बेसिकली यूनिवर्स का पहला सेल्फी है, तब का जब कोई स्टार नहीं था, कोई गैलेक्सी नहीं थी, बस एक यूनिफॉर्म फॉग थी जिसमें टेम्परेचर के छोटे छोटे वेरिएशंस पैटर्न्स बना रहे थे। अगर ये वेरिएशंस न होते तो गैलेक्सी भी कभी न बनती। सीएमबी का मैप देखकर साइंटिस्ट्स ने जाना यूनिवर्स की उम्र क्या है, टेम्परेचर क्या था, डेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट थी, कितना डार्क मैटर होगा, इन्फ्लेशन हुआ था या नहीं। आप सोचिए, एक फोटो 3,80,000 साल पुरानी और हम उससे यूनिवर्स का जीनोम पढ़ रहे हैं। अगर कहानी का यह हिस्सा आपके रोंगटे खड़े कर रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। कभी कभी आपका एक लाइक भी एक स्टोरी टेलर को स्पेस के और गहरे कोनों को एक्सप्लोर करने का कॉन्फिडेंस देता है। अच्छा, तो लाइट फ्री हो गई, एटम बन गए, फोटॉन ट्रैवल करने लगा, पर क्या यूनिवर्स ब्राइट हो गया? नहीं। ये इंटरेस्टिंग है, लाइट तो थी पर सोर्स नहीं थे, यानी नो स्टार्स। कॉस्मॉस एक बहुत बड़ा खाली एक्सपेंस था जहां सिर्फ कोल्ड हाइड्रोजन गैस क्लाउड्स थे। इस एरा को कहते हैं द कॉस्मिक डार्क एज। इस वक्त यूनिवर्स की कहानी शायद सबसे ज्यादा क्वाइट थी, जैसे कहानी के शुरू होने से पहले लंबे सांस लेने का पल होता है, वैसे ही। फिर धीरे धीरे ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। आप सोचिए, एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन क्लाउड धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है, कूलिंग हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, ग्रेविटी टाइट हो रही है और फिर टेम्परेचर इग्नाइट होता है, फ्यूजन शुरू होता है और कॉस्मॉस की सबसे पहली रोशनी, फर्स्ट स्टार्स, जल उठती है। These were no ordinary stars. ये थे पॉपुलेशन 3 स्टार्स। इनका साइज 50 से 300 गुना तक सूर्य के द्रव्यमान का। इनका टेम्परेचर बहुत अधिक। इनकी लाइफ बहुत छोटी, बस कुछ मिलियन साल। पर ये तारे इंपॉर्टेंट इसलिए थे, उन्होंने कॉस्मॉस को हेवी एलिमेंट्स दिए, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, ये सब इन्हीं पहले स्टार से आए। अगर पॉपुलेशन 3 स्टार्स नहीं होते तो हम, आप, प्लैनेट्स, ट्रीज, ओशंस, कुछ भी नहीं होता। यूनिवर्स का रंग भी इन्हीं तारों ने बदला, अंधेरे से रोशनी तक, एम्प्टीनेस से कॉम्प्लेक्सिटी तक, केओस से संरचना तक। ये था कॉस्मिक डॉन। अब रात के इस आसमान को देखिए, ये कितना शांत लगता है ना। पर इस शांति के पीछे एक सवाल ऐसा छुपा है जिसे सुन के कभी कभी हमारी सांस रुक जाती है। बिग बैंग क्यों हुआ? साइंस ने बिग बैंग के बाद के पल तो समझ लिए, लेकिन बिग बैंग कैसे हुआ या क्यों हुआ, ये अब तक सबसे बड़ा राज है। आपके और मेरे जैसे लोग जब रात को आसमान देख के सोचते हैं तो ये सवाल नेचुरली दिल में उतरता है। क्या बिग बैंग एक एक्सीडेंट था? क्या किसी लॉ ने यूनिवर्स को पुश किया? या फिर क्या ये एक साइकिल का हिस्सा था, जैसे सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात? आपको लगता होगा इतना बड़ा इवेंट बिना रीजन के कैसे हो सकता है? ये सोच ही इतनी खूबसूरत है कि यूनिवर्स का पता नहीं होता, पर इंसान खूबसूरत सवाल पूछ लेता है। और इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम कॉस्मिक थ्योरीज की दुनिया में घुस जाते हैं, जहां इमेजिनेशन, मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक सात्विक मेलोडी की तरह मिल जाते हैं। आप सोचिए, ये यूनिवर्स जिसमें हम हैं, ये एक बबल है, एक सोप बबल जैसा, लेकिन ट्रिलियन 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 गुना बड़ा।
और इस बबल के आसपास और बबल्स और यूनिवर्स और स्पेस का एक इनफिनाइट ओशियन। ये थ्योरी कहती है इन्फ्लेशन कभी रुकती नहीं, बस कुछ जगह रुक जाती है और वहां यूनिवर्स बन जाते हैं। आपका यूनिवर्स, मेरा यूनिवर्स, दूसरे इनफिनाइट यूनिवर्स। ये आइडिया कहते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का कहे तो इन्फ्लेशन एक क्वांटम फील्ड से ड्रिवन होती है। ये फील्ड कभी पूरी तरह से डीके नहीं होती। जहां डीके होती है वहां एक यूनिवर्स बन जाता है, जहां नहीं होती वहां इन्फ्लेशन चलती रहती है। रिजल्ट, इनफिनाइट बबल यूनिवर्स। सिंपल एक्सप्लेनेशन, यूनिवर्स एक जंगल जैसा है। हम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। जंगल में और भी इनफिनाइट पेड़ हैं, पर हम उन्हें देख नहीं सकते। आप इस कहानी के इस हिस्से पर थोड़ा रुककर सोचिए। कैसे लगता है ये जानकर कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बबल हो सकता है? मैं जानता हूं ये सोच आपके दिल को हल्का सा खींच रहा होगा। अगर आपको ये फीलिंग आई हो तो एक कमेंट में लिखिए, यूनिवर्स फील्स बिगर टुनाइट। एक और थियरी कहती है कि बिग बैंग पहला इवेंट नहीं था। आप जैसे सोच रहे मतलब पहले भी कुछ था। हाँ, साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल बोलते हैं। यूनिवर्स फैलता है, फिर धीमा होता है, फिर कोलैप्स होता है, एक सिंगुलैरिटी बनती है, फिर एक नया बिग बैंग होता है। यानी यूनिवर्स एक हार्ट बीट की तरह धड़कता है, एक कॉस्मिक ब्रेथ। साइंटिफिक व्यू का देखें तो एक फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बिग क्रंच, एक रिबाउंड, बिग बाउंस, नया एक्सपेंशन, एक फ्रेश बिग बैंग। पोएटिक व्यू, यूनिवर्स एक कहानी है जो खत्म नहीं होती, वो सिर्फ नए शब्दों में दोबारा लिखी जाती है। आप और मैं शायद इसी साइकिल का हिस्सा है। कौन जाने पिछले यूनिवर्स का कोई स्टार आज हमारी डीएनए का हिस्सा हो। इसका जवाब हम नहीं जानते, पर कहानी ब्यूटीफुल है। आप अब तक रात के आसमान में सिर्फ तारे देख रहे थे, पर एक आइडिया ऐसा भी है जो थोड़ा वाइल्ड है, थोड़ा डेयरिंग और सोने से पहले की कहानियों के लिए परफेक्ट। हर ब्लैक होल एक यूनिवर्स को जन्म देता है। मतलब हमारे यूनिवर्स का बिग बैंग किसी और यूनिवर्स के एक ब्लैक होल के अंदर हुआ। साइंटिफिक लॉजिक का माने तो ब्लैक होल मैटर को कोलैप्स करते हैं, सिंगुलैरिटी बनती है। सिंगुलैरिटी बाउंस कर सकती है, स्पेस टाइम का एक नया रीजन बनाता है। वो नया रीजन इक्वल अपने खुद के नियमों वाला एक नया यूनिवर्स। आप सोचिए, ब्लैक होल एक दरवाजा है, अंदर अंधेरा और फिर एक नई रोशनी। पोएटिक दृष्टिकोण से देखें तो जब एक सितारा मरता है शायद एक ब्रह्मांड पैदा होता है। हमारी कहानी भी शायद किसी और कहानी का अंत हो सकती है। आप धीरे से इस विचार को महसूस करें। ये कहानियां ऐसे ही हमारी रातों को गहरा बनाती हैं। एक और थ्योरी कहती है यूनिवर्स कुछ नहीं से आया, मतलब लिटरल नथिंग। क्वांटम फिजिक्स बोलती है वैक्यूम, खाली नहीं, वहां उतार चढ़ाव होते रहते हैं। एनर्जी पॉप इन और पॉप आउट होती है। अगर एक उतार चढ़ाव स्टेबल हो जाए तो एक यूनिवर्स बन सकता है। ये आइडिया कहता है यूनिवर्स एक क्वांटम पॉप था। पर फिर सवाल, क्वांटम लॉज पहले से कैसे मौजूद थे? कौन जानता है, पर कहानी गहरी होती जा रही है। आप और मैं अब तक बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन अब एक दीवार आती है। साइंस कहती है हम बिग बैंग के बाद के पल समझ सकते हैं, पर बिग बैंग के पहले नामुमकिन, क्योंकि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता, फिजिक्स के लॉ एग्जिस्ट नहीं करते, कॉज एंड इफेक्ट कोलैप्स हो जाता है। मतलब बिगिनिंग का सवाल इतना फिलॉसॉफिकल है कि यूनिवर्स शायद अपना जवाब देना ही नहीं चाहता। क्या बिग बैंग एक इवेंट था, एक ट्रांजिशन था,
एक फ्लक्चुएशन था, एक साइकिल था। आप और मैं सिर्फ रात के आसमान के नीचे लेटे हुए इमेजिन कर सकते हैं, और कहानी का यही ब्यूटी है। सुनिए, चाहे यूनिवर्स का ओरिजिन कुछ भी हो, एक बात पक्की है, आप यहां हैं क्योंकि 13.8 बिलियन साल पहले कुछ खूबसूरत हुआ था। आपके एटम्स, हर एक प्रोटॉन एक सुपरनोवा के कोर से आए। आपका कार्बन एक डाइंग स्टार का गिफ्ट है। आप सिर्फ यूनिवर्स को देख नहीं रहे, आप यूनिवर्स का हिस्सा हैं। और इस रात के आसमान में जो तारे चमक रहे हैं, शायद उनकी लाइट आपके दिल की धड़कन से थोड़ा मैचिंग हो। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी कनेक्टेड फील कराया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं फिर लौटूंगा एक नई कॉस्मिक कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें, इमेजिनेशन को खुली छूट दें। और भी ज्यादा डीप नॉलेज के लिए डिस्क्रिप्शन पे दी गई रेफरेंस को रेफर करें। अपना थॉट्स कमेंट सेक्शन पे छोड़ जाएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वो भी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए गुड नाइट। सी यू अगेन।